नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल और मेरे साथ में है अधिवक्ता रमन शुक्ला जी। नमस्कार। और आज चर्चा करेंगे जो आगामी चुनाव हैं रिसेंटली जो होने वाले हैं बंगाल में और तमिलनाडु में, पांडुचेरी में, केरल में, आसाम में। तो क्या कहेंगे, सबसे मुख्य चुनाव तो बंगाल का है, मुझको ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि बंगाल चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी पूरा अपना दमखम भरेगी। और आज हम बंगाल चुनाव पे उसके पास्ट में क्या बंगाल की जियोग्राफी रही है, बंगाल का पॉलिटिक्स फीचर रहा है, जी। प्रेजेंट में क्या फीचर है, इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। बंगाल चुनाव बॉर्डर फेंसिंग और इलीगल माइग्रेशन की वजह से हमेशा चर्चे में रहा है। तो आज हम इस टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसकी जो जड़ है, इसका जो ये इलीगल माइग्रेशन है, ये निकल के कहां से आया। नहीं, मैं एक टुकड़ा जाऊंगा जी। आपने शुरुआत में कह दिया कि बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा है। जी जी जी। और मुझको ऐसा लगता है कि बंगाल बीजेपी जीतना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैंने जो वॉच किया है, जो पिछला विधानसभा चुनाव 2021 में हुआ था बंगाल में, आप यकीन करिए, आप याद करिए कि किस प्रकार से वहां पे हिंदुओं के नरसंहार हो रहे थे। और पूरा जो 70% जो हिंदू कम्युनिटी थी बंगाल की, वो मन बना ली थी कि बीजेपी को ही लेके आना है। पर बीजेपी जानबूझ के चुनाव हारी, और मैंने उसकी पूरी स्टडी की है। वहां पे जो प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे, एकदम थर्ड क्लास से गुंडा माफिया, एकदम मतलब इनकी कोई लोकप्रियता नहीं थी, उनको उतारा और जानबूझ के चुनाव हारी हैं। और इस बार भी जानबूझ के चुनाव ये हारेंगे। अब आप कहेंगे क्यों नहीं, चुनाव क्यों हारेंगे भाई? कोई पार्टी चुनाव क्यों हारना चाहेगी? और वो भी बीजेपी जैसी पार्टी जो मतलब किसी भी तरह से जीत जाती है। वो चुनाव इसलिए हारना चाहेगी क्योंकि जो घुसपैठियों का विषय है, अभी तक हर चुनाव में 2001 से मैं देख रहा हूं लगातार घुसपैठियों का विषय बीजेपी उठाती है। और अब पिछले 12 सालों से घुसपैठियों का जो विषय है उठाने के बाद ममता बनर्जी पे उसका पूरा ठीकरा मर देती है। अगर बंगाल जीत गए तो आप ठीकरा किस पे मरेंगे आप? जी, और घुसपैठियों को ऐसे अचानक बाहर निकालना बहुत बड़ा टास्क हो गया है। ऐसे भी कोई भी कार्यक्रमबद्ध तरीके से होता, अगर आप चाहते तो 12 साल में घुसपैठी हटा सकते थे। ये केंद्र सरकार का ही विषय है, क्योंकि इतना बड़ा जो इशू है केंद्र सरकार ही से सॉल्व कर सकती है। और केंद्र सरकार ही नागरिकता देती है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ये केंद्र सरकार की अनुमति से ही बनते हैं घुसपैठियों के। तो केंद्र सरकार ही समस्या का समाधान कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। देखिए, आपने घुसपैठियों की बात की, तो हम लोग जो पूरा ठीकरा फोड़ते हैं घुसपैठियों का ममता बनर्जी पे, बीजेपी फोड़ती है। नहीं, मैं इसलिए हम लोग बोले कि कहीं ना कहीं इनहेरेंट तरीके से हम लोग भी जो नहीं जानते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पास्ट की राजनीति को इतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया है, वो पूरा ठीकरा अगर आप कहीं किसी के साथ डिस्कशन करिए तो ममता बनर्जी पे फोड़ देते हैं। वही तो बीजेपी चाहती है कि ठीकरा तो उनके ऊपर, वो एक बढ़िया, उनके पास एक हंडिया मिल गई, मारो बस। तो आज हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे कि लीगल माइग्रेशन पे ममता बनर्जी ने जितना कार्य किया है, जितना उसने लड़ाई लड़ी है, प्रयास किया है, उतना कोई नहीं करेगा। और विद फैक्ट, विद डाटा, जो आप गूगल पे किसी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, मेरी बोली गई कोई भी भाषा आप कहीं भी जाके दोबारा इसे रीचेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। तो सबसे पहले जैसा कि हम देखते हैं कि भाजपा कहती है घुसपैठियों को भगाना है, घुसपैठियों को हम निकाल देंगे। और पिछले 12 सालों में इन्होंने केवल 5500 घुसपैठियों को ही बाहर किया है, जबकि जो यूपीए की सरकार थी कांग्रेस की, उसने कभी नहीं कहा कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे। उसने अपने 10 साल में 88,000 घुसपैठियों को देश से बाहर किया था। ममता बनर्जी के केस में भी संभवतः ऐसा ही है। आप इसके एक्सपर्ट हैं, आप बताएंगे कि ममता बनर्जी ने अब तक क्या कार्य किया घुसपैठियों पर। देखिए, हम तो बंगाल चुनाव को एक शब्द से डिफाइन करना चाहते हैं कि मीडिया जो दिखा रही है बंगाल की कहानी, वो असली सच्चाई नहीं है। बंगाल की कहानी समझने के लिए सबसे पहले हमें बंगाल में जानना होगा कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों में बंगाल कितने भागों में विभाजित है। भाई, नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, साउथ बंगाल में मुस्लिम के कुछ
एरियाज हैं, जैसे मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, बीरभूम, ये सब जो एरिया है ये मुस्लिम बाहुल्य है। मुस्लिम बाहुल्य है, सही कहा। और नॉर्थ जो बंगाल है, जो सिलीगुड़ी का पूरा एक माहौल चल रहा है इस समय, सिलीगुड़ी जो चिकन नेक का एक माहौल पूरा सेट कर दिया गया है। नॉर्थ बंगाल में हिंदू बाहुल्य ज्यादा है। 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया जाए, मालदा और उत्तर दीनापुर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया जाए। मैं जो आप बात कह रहे हैं, मैंने इस पे पिछले साल एक धरना किया था और कहा था ये पश्चिमी बंगाल को 2 भागों में डिवाइड करिए, साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल, तब जाके हमारा भला हो सकता है। आप कंटिन्यू करिए आप। हाँ, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अब देखिए, साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल में हमेशा टीएमसी ज्यादा रहती है और नॉर्थ बंगाल में हमेशा बीजेपी ज्यादा रहती है। अब सीटें टोटल कितनी है? 294 है। और एक्सपेक्टेड डेट जो रखी गई है चुनाव की, वो 4 मई के आसपास रखी गई है। रिजल्ट आएंगे, हाँ 4 मई को, हाँ सॉरी, रिजल्ट आएंगे 4 मई को। 29 तारीख को शायद वोटिंग है। ठीक, तो ये तो हो गया कि किधर किस एरिया में कौन कौन प्रभावी है। अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ममता बनर्जी क्यों बीजेपी से ज्यादा स्ट्रांग है वहां पर। देखिए, उसकी 2 चीजें। सबसे पहले उसने वुमेन वेलफेयर पे बहुत ज्यादा काम किया है। वो चलाती है लक्ष्मी भंडार, लक्ष्मी भंडार करके, जिसमें वो कन्याओं को शादी पैसा देती है, जब वो 12th पास करती है वहां पे पैसा देती है। और सबसे बड़ा जो उसका वोट बैंक है वो है माइनॉरिटी, मुस्लिम वोट बैंक को उसने बिल्कुल पकड़ के रखा है। अब यहीं से हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को उसने पकड़ के रखा। लोग बोलते हैं कि मुस्लिम को ममता बनर्जी बहुत पसंद करती हैं, इलीगल माइग्रेशन ममता बनर्जी की वजह से है, लेकिन कहानी कुछ और है। कहानी जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, इतिहास की तरफ जाना होगा। क्योंकि पहले जब वो कार्य कर रही थी, जब वो रेल मंत्री थी, जब वो बीजेपी के साथ अलायंस में थी, उस समय उन्होंने वाकई में काफी कार्य किए। तो क्या कार्य किए थे वो आप बताएंगे। देखिए, 1992 से लेके और 1996 ममता बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ थी और किसके अगेंस्ट थी? कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट हमेशा से रही वो। हम आज भी वो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट। जो लोग बोलते हैं कि ममता बनर्जी कम्युनिस्ट है, तो आप आज इस वीडियो में जानेंगे कि ममता बनर्जी हमेशा कम्युनिस्ट के आज भी वो कम्युनिस्टों के अगेंस्ट है। 1992 से लेकर 1996 तक ममता बनर्जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर कम्युनिस्ट के अगेंस्ट हमेशा लड़ाई किया है, हमेशा कार्य किया है उसने। फिर होता क्या है कि 1998 में जनवरी में तृणमूल कांग्रेस बनती है। तृणमूल कांग्रेस का निर्माण होता है। और तृणमूल कांग्रेस जब बनती है जनवरी में, तो उसका जो पहला एजेंडा होता है वो इलीगल माइग्रेशन को रोकना होता है, घुसपैठियों को हटाना है, सीमा को सील करना है। वो पहला जो पॉइंट बोलती है जनवरी 1998 में कि ममता बनर्जी कहती है कि हमें अपना जो बॉर्डर फेंसिंग है उसको मजबूत करनी है वेस्ट बंगाल की, और इलीगल माइग्रेशन को टोटल रोकना है। 3 नवंबर 1999 को 3 नवंबर 1999 को अटल जी से ये मुलाकात करती हैं और इस पे ये डिस्कशन करती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1999 से लेकर 2001 तक अटल जी की सरकार थी और ये रेलवे मंत्री थी। और ये इतनी मोटी फाइल लेकर जाती हैं अटल जी के पास और कहती हैं कि सर बंगाल को बचा लीजिए, बंगाल को बचा लीजिए, क्योंकि अगर बंगाल को अब आपने नहीं बचाया तो बंगाल फिर नहीं बचेगा। और बंगाल की हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। और ये खराब होते हालात घुसपैठियों की वजह से, जो माइग्रेंट्स आ रही थी, जो सीमा पे फेंसिंग नहीं थी, उसकी वजह से खराब। और उन्होंने एक वर्ड बोला था अटल जी से कि नेशनल सिक्योरिटी और प्रोसेस बॉर्डर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक वर्ड प्रॉपर लिखा है, आप जाके चेक करिएगा। उन्होंने बोला था नेशनल सिक्योरिटी और प्रोसेस बॉर्डर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये ऐसे पॉइंट हैं जिसको हमें देखना ही पड़ेगा। ये पॉइंट वास्तव में बिल्कुल सही बात है। अगर आप बॉर्डर फेंसिंग नहीं करोगे, आप जब घुसपैठियों को रोकोगे नहीं, तो क्या किसी भी देश की हालत क्या होगी?
फिर आता है 2001 में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी अलायंस करके चुनाव लड़ती है विधानसभा का, और लेफ्ट के अगेंस्ट में लड़ती है। और वहां पर जो इनका मेन मुद्दा होता है वो यही ममता बनर्जी का होता है, को भगाना है, बॉर्डर फेंसिंग। और वो मुद्दा आज भी है, और आज वो मुद्दा बीजेपी उठा रही है क्योंकि ममता बनर्जी झक मार के थक गई। अब 2002 और 2003 में पार्लियामेंट में नेशनल डिबेट चल रही थी। नेशनल डिबेट में ममता बनर्जी ने इस बात को फिर रखा कि प्लीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बंगाल के हालात को देख ले, नहीं तो बंगाल के हालात खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और कोई बचा नहीं सकता। अब बंगाल में बांग्लादेश के घुसपैठी ज्यादा क्यों हैं, इस पे आते हैं। वेस्ट बंगाल जो है वो 2200 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है, सबसे बड़ी बाउंड्री साझा करता है बांग्लादेश से। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, मैं उनके नाम बताता हूं। नॉर्थ 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, मालडा, लोच बिहार, उत्तर दीनाजापुर और दक्षिण दीनाजापुर। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो सीमाएं हैं वो सील नहीं है, आसानी से लोग आ जा सकते हैं। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि मुसलमान वहां के भी बंगाली बोलते हैं, यहाँ के भी बंगाली बोलते हैं, शकल सूरत देखने में सब कुछ एक जैसा है, तो वहां से आसानी से यहाँ आकर के वो बस जाते हैं बंगाल में आसानी से। आप सर एक पॉइंट नोट करिए, आप लोग भी नोट करिए कि ये जो वेस्ट बंगाल से सीमा लगाने वाले ये डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ 24 परगना मुस्लिम बाहुल्य, नाडिया मुस्लिम बाहुल्य, मुर्शिदाबाद मुस्लिम बाहुल्य, मालडा मुस्लिम बाहुल्य, उत्तर दीनाजापुर मुस्लिम बाहुल्य, दक्षिण दीनाजापुर मुस्लिम बाहुल्य, लोच बेरार मुस्लिम बाहुल्य। इन जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें 70% बांग्लादेशी रहते हैं। तो ये सब सबसे अधिक घुसपैठ अटल बिहारी के टाइम पर ही हुई, और ममता बनर्जी उस समय जोर लगा करके वो थक के हार गई, और अंत में ममता बनर्जी ने उन्हीं मुसलमानों को ताकत बना लिया, क्योंकि केंद्र सरकार उस समय उदासीन थी और ममता बनर्जी की बात को नहीं मान रही थी। और आज भी केंद्र सरकार ही उसको बचा सकती है, पर आज की भी केंद्र सरकार ममता बनर्जी पे केवल ठीकरा फोड़ रही है कि तुमने सब बिगाड़ रखा है। देखिए बिगाड़ा इन्होंने ही है। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ पॉइंट पे चुनाव लड़ती है बंगाल में। सबसे पहला पॉइंट वो लेकर आती है इलीगल माइग्रेंट्स। दूसरा पॉइंट वो लेकर आती है बॉर्डर फेंसिंग। वो मेरे ख्याल से 100 साल तक नहीं हो पाएगी। तीसरा पॉइंट वो लेकर आती है सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव। चौथा पॉइंट वो लेकर आती है रिवर राइन बॉर्डर्स। और पांचवा पॉइंट वो लेकर आती है डेंस पॉपुलेशन। और छठा पॉइंट वो लेकर आती है क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स। और आपको मैं बता दूं कि ये सारी जो ये पॉइंट्स हैं ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट्स हैं। इसमें एक भी पॉइंट स्टेट, देखिए हमारे संविधान में शेड्यूल 7 ये 3 लिस्ट हैं, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन जितने बॉर्डर से संबंधित बिंदु हैं वो सारे यूनियन लिस्ट हैं, और वो सारे फैसले केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकती है। उसमें विधानसभा कुछ नहीं कर पाएगी। भाई एक राज्य के बॉर्डर को कैसे मेंटेन करना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती। बेवकूफी बात इन्होंने फैलाई कि ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही है बॉर्डर फेंसिंग के लिए। बताइए कितनी वाहियात बात है। वहां पे आपकी बीएसएफ तैनात होती है, ऑलरेडी उनके पास रिजर्व भूमि होती है। अब जैसे आपको रेलवे के लिए जमीन चाहिए, मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे मिनिस्टर और किसी स्टेट में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रेलवे के लिए जमीन चाहिए, तो ये कोई स्टेट नहीं कह सकता कि हम आपको जमीन नहीं देंगे। अरे वो सरकार को बर्खास्त करवा सकते हैं अगर स्टेट ऐसा बोलता है तो। दूसरी बात है कि आप हमेशा कहते हो कि वेस्ट बंगाल के हालात खराब हैं, वेस्ट बंगाल के हालात खराब। आपने इमरजेंसी लगा के 370 हटा दी, तो क्या वेस्ट बंगाल में इमरजेंसी नहीं लग सकती है? कितनी मांग हुई, जगदीप धनखड़ साहब तो रो आए किस प्रकार से हिंदू काटे जा रहे थे। तो उनकी बातों पे जोर देने के बजाय, गौर करने के बजाय केंद्र सरकार ने जगदीप धनखड़ को हटा दिया। हटो भैया यहाँ से, तुम राज्यपाल नहीं बनने रहे हो, तुम बहुत हिंदुओं का पक्ष ले रहे हो। देखिए हमेशा ये देखा गया है कि जो पार्टियां होती हैं
वो असल मुद्दों को कभी सॉल्व ही नहीं करना चाहती, असल मुद्दों पे कभी ध्यान ही नहीं जाता है। देखिए वो मुद्दा है, अगर वो मुद्दा उनका खत्म हो जाएगा तो वो सोचते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे किस पर। अगर ये घुसपैठियों को हमने देश से भगा दिया तो हम मुद्दा उठाएंगे कौन सा, ये बीजेपी सोचती है। जैसे वर्तमान में आप तो लगातार लव जिहाद पे काम कर रहे हैं जी। आपको रेगुलर जान से मारने की धमकियां भी आती हैं। आपने कम से कम 200 प्लस लड़कियों को लव जिहाद से निकाला है। आज ही मैं गया था रसिया में, देखिए लड़की निकाल ले गया। तो 200 लोगों को लव जिहाद से निकाला है का फोन पे मैसेज पे हमेशा आपको धमकियां मिलती हैं, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं कि ये चीज गवर्नमेंट को नहीं दिखाई देती है। गवर्नमेंट सब जानती है, जाने कितनी शिकायतें हमने मुख्यमंत्रियों को भेजी है इस मैटर को लेकर, जाने कितने बार विधायक सांसदों से मिले हैं, पर जहां पे माल चल जाता है, पैसा चल जाता है, उधर ही उनका पलड़ा गिर जाता है। उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि वास्तव में जमीनी लेवल पे हिंदू मर रहा है कि या घुसपैठिए देश पे कब्जा कर रहा है, इस चीज से इनको कोई मतलब नहीं है। अमरावती में लव जिहाद हुआ, आप टीसीएस में लव जिहाद हुआ, और तो पूरा कॉर्पोरेट जिहाद हो गया, पूरा मतलब उन्होंने इंडस्ट्री बना ली जिहाद की। लैंड जिहाद इस समय फेमस है। आपने अभी जल्द ही नेटफ्लिक्स में देखा होगा लव जिहाद का। तो ऐसे कई प्रकार से हिंदुओं को घेरा जा रहा है और हमारे जो मेन मुद्दे हैं उनको बिल्कुल नहीं उठाया जा रहा है। और बंगाल में जो पूरा ठीकरा ममता बनर्जी के ऊपर फोड़ा जा रहा है उसको हमने 1992 से लेकर 2003 तक, जब एक व्यक्ति सिर्फ एक बिंदु के लिए काम करता है और उस बिंदु को नहीं सुना जाता है तो वह व्यक्ति उस बिंदु को अपनी ताकत बना लेता है, तो यही और हुआ है, ताकत बना के ही वो अपना चुनाव लड़ना शुरू यही करता हुआ है बंगाल के साथ। बंगाल में ममता बनर्जी ने पूरी ताकत लगा दी, किसी प्रकार से घुसपैठियों को रोका जाए। अटल जी के सामने वो रो आई, पर अटल जी ने उनकी बात नहीं मानी, नहीं सुनी। केंद्र सरकार की लगातार उदासीनता से ममता बनर्जी ने फिर उन्हीं घुसपैठियों को अपनी ताकत बना लिया। और 2014 के पहले तक पूरी बंगाल की जनता ममता बनर्जी को बहुत पसंद करती थी, हिंदू मुस्लिम सब। पर उसके बाद जब नैरेटिव चला और जब ये सब एक अलग तरह की पॉलिटिक्स शुरू हुई केंद्र सरकार बीजेपी की, उसके बाद वहां में मुस्लिम हावी हो गया और मुसलमानों का पक्ष लेना ममता बनर्जी के लिए एक मजबूरी बन गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ टोटल मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी के पास में है। और बीजेपी कभी ममता बनर्जी को हटाएगी नहीं, क्योंकि अगर वो बीजेपी ममता बनर्जी को हटा करके अपनी सरकार बना लेगी तो घुसपैठियों का वो ठीकरा किस पे फोड़ेगी। समस्या तो ये है, इसलिए बंगाल चुनाव इस बार फिर ममता बनर्जी ही जीतेगी, बीजेपी नहीं जीतेगी। जी देखिए, इस तरीके से तो मैं किसी बिंदु को नहीं रख पाऊंगा कि ममता बनर्जी इस बार जीतेंगी या बीजेपी जीतेंगी, क्योंकि कुछ बातें समय की गर्त में छुपी होती हैं। लेकिन आपकी बातों में मुझे कुछ सच्चाई दिख रही है कि एनालिसिस आपने किया होगा। बाकी इलीगल माइग्रेंट्स पे और बॉर्डर फेंसिंग पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि ममता बनर्जी ने इस पे ये किया, ममता बनर्जी ने उस पे वो किया, ममता बनर्जी जगह नहीं दे रही है, ममता बनर्जी ने कभी आवाज नहीं उठाई। तो हमने 1992 से लेकर 2001 तक सारे बिंदु को डिस्कशन किया और क्या होगा 4 मई को देखा जाएगा। और किसी की भी सरकार बनती है, हमारी तो बस यही अपेक्षा है कि देश के हर एक नागरिक का भला हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मजहब का हो। और एक बात मैं और भी यहां बोलना चाहता हूं कि किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब को इतनी छूट न दी जाए वोट बैंक के लिए कि वो किसी दूसरे जाति, धर्म, मजहब के लोगों को खत्म कर दे, मारने पीटने पे आ जाए। और इस समय गवर्नमेंट यही कर रही है। इस समय गवर्नमेंट लोकतंत्र को खत्म करके भीड़ तंत्र लागू कर दिया है, जो कि देश के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। धन्यवाद। नमस्कार।